नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। कल, आज और कल इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और जब कल की बात करें तो 175 साल की बात करें या ये कहें कि हम इधर जाएं या उधर जाएं, क्योंकि विश्व की राजनीति और भारत की राजनीति को अंदर से बाहर से लगातार 75 साल से समझने वाले, आज़ादी के 75 साल, और जो सिंहासन पर भी रहे और चुनावी मैदान में भी रहे, ऐसे हमारे साथ अतिथि हैं। जाने माने उनका और अधिक परिचय हमारी बातचीत से ही मिलेगा, जो मंत्री भी रहे और राजदूत भी रहे, ऐसे और संस्कृत के और संगीत के विशेषज्ञ, इसको कह सकते हैं विद्वान, उनके हमारे साथ हैं डॉक्टर कर्ण सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि आज हम इस समय बात कर रहे हैं जिस समय कल, चूंकि वैसे तो यही है कि आपने सिंहासन की राजनीति, विश्व की राजनीति देखी, समझी। फ्रांस में आपका जन्म हुआ, मैंने एक संयोग कहना चाहिए, विश्व राजनीति इसलिए कह सकते हैं कि जन्म से ही आप विश्व राजनीति में आ गए। और जम्मू कश्मीर के राज परिवार के होने के नाते, जबकि आपने गद्दी के बजाय राजनीति को, उस सक्रिय राजनीति को भी अपना श्रेय माना। लोकतंत्र में ये भी एक बड़ी ताकत है आज़ादी के बाद। तो आज जिस तरह की स्थिति है, खास करके दुनिया फिर से खेमों में बढ़ रहा है कि भाई रूस की तरफ हैं, चीन की तरफ हैं या अमेरिका की तरफ हैं, और आप अमेरिका में राजदूत रहे राजनीति के अलावा। तो इस दृष्टि से जो दो खेमों में दुनिया बढ़ती है, पहले शीत युद्ध भी देखा गया, आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? जिस तरह से अमेरिका ने बाकायदा अपना हाथ रखा, लेकिन रूस ने बाकायदा हमला कर दिया और ऐसी स्थिति पैदा हो गई जो बड़ी पूरे देश, विश्व में महायुद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई। बहुत भयंकर परिस्थिति है आलोक जी। इसमें दो बातें हैं। एक तो जो यूक्रेन में हो रहा है वो मुझे लगता है बहुत ही दुखद है, क्योंकि बहुत नरसंहार होने वाला है वहाँ, तबाही बर्बादी होने वाली। और वो अगर कोई राजनीति ठीक जन से चलती तो शायद ऐसी परिस्थिति होनी नहीं चाहिए थी। अगर रूस इस बात के ऊपर चिंतित था कि यूक्रेन नेटो में जाएगा तो नेटो की फौजें सब मेरे बॉर्डर तक आ जाएंगी, तो जैसे ऑस्ट्रिया का आपको याद होगा कि द्वितीय महायुद्ध के बाद ऑस्ट्रिया का बड़ा चला था, अंत में ये हुआ कि ये न्यूट्रल रहेगा और दोनों साइड्स ने गारंटी कर दी। उसी तरीके का कोई निकल सकता था यूक्रेन के बारे में कि न्यूट्रल रहे, लेकिन वो किसी ने किया नहीं। और नेटो आता रहा, बिल्कुल उनके दरवाजे पे आता रहा, और ये चिल्लाते रहे कि भाई हमारी ये सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो किसी ने उनको गंभीरता से लिया नहीं। लेकिन जो अमेरिका है, चूंकि आप वहाँ, आपने तो उनके नेताओं के साथ परिचय रहा, अमेरिका का क्या रोल पहले रहा और आज कैसा रहा? अमेरिका तो एक अपने ही क्लास का देश है ना जी। वो हर एक स्थान में अपना चाहता है, लेकिन अंत तो गतवा देखिए, अफगानिस्तान में 10 साल रहे, इतना करोड़ों अरबों रुपए खर्चे दिया, अंत में भागे आधी रात। वियतनाम में कितना लड़े, कितना मरवाया लोगों को, ये वो, अंत में हेलीकॉप्टर से चढ़ के, आपको याद है, आधी रात निकल गए। कोई यानी उनका कोई दूरगामी नहीं होता, वो तो केवल चाहता है कि हमारे यहाँ बनते रहे। ये तरीका नहीं है। अमेरिका बहुत बड़ा देश है और बड़ा महत्वपूर्ण देश है। मैं तो वहाँ राजदूत भी रहा हूँ, वैसे भी 3-4 बार मैं गया हूँ अमेरिका, बहुत मेरी अच्छी जानकारी है, और एक महान देश है। माने वो कठपुतली वो भी चाहते हैं और रूस भी कठपुतली चाहता है। आजकल कोई कठपुतली बनने को तैयार नहीं है, और रूस जो था बैठा हुआ था भला चंगा। अब ये नेटो आता रहा। जब गोर्बाचोव ने ये सारा किया, जो मैं लगता हूँ बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, क्योंकि वो एक तरीके से उपनिवेशवाद का आखिरी लास्ट कॉलोनियल एम्पायर में कहता सोवियत यूनियन को, क्योंकि सोवियत यूनियन के साथ सेंट्रल एशिया का क्या ताल्लुक है, एस्टोनिया, लैटविया, तो वो भी कॉलोनियल एम्पायर था। क्योंकि कॉलोनीज उनके बिल्कुल नज़दीक थे, इसलिए हम कहते नहीं हैं, सिर्फ वो दूर दराज वाले समझते हैं। वो कॉलोनियल एम्पायर की जो पीसफुल डिसोल्यूशन हुआ, बिना युद्ध के हुआ, उसका सेहरा जाता है गोर्बाचोव को। लेकिन उसको मान नहीं रहे ना, उसको अब मानने को तैयार नहीं। चाहे गोर्बाचोव को कितने ही खराब लोग गए होंगे अब, लेकिन वो गोर्बाचोव ने बहुत बड़ा कार्य किया उस समय। अगर उस समय वो टैंक्स भेज देते तो फिर से युद्ध से जाने, मैं छोड़ दिया।
अंडरस्टैंडिंग ये थी, अब तो ये कहते हैं कोई थी नहीं अंडरस्टैंडिंग, लेकिन पब्लिक ये समझती थी कि भाई ठीक है नेटो जहाँ तक है वहीं तक रहे। अब उन्होंने इन जब उस वक्त से जितने देश थे, सबको ले लिया। पोलैंड है, रोमानिया है, हंगरी है, एस्टोनिया है, लैटविया, लिथुआनिया है, और ये सारे देश करके ले आगे। अब है गया यूक्रेन। अब यूक्रेन तो बिल्कुल ही उनके दरवाजे पे। तो जब वो चिल्लाते रहे हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स, तो नोबडी टुक तुम सीरियसली। और वो देखिए कैसी भयंकर बात होगी। लेकिन इसमें हमारा जो, क्योंकि मैंने कहा ना, हम अमेरिका से भी हमारे संबंध आपके समझ से भी अच्छे भी हुए, एक डिक्सन का पीरियड छोड़ दें, लेकिन एक तरफ अब इस समय माना जा रहा है कि हम रूस के साथ हमने संयुक्त राष्ट्र में भी जो एक थोड़ा सा तटस्थ भाव रखा, इस नीति को आप किस रूप में देखते हैं? हमने गलत कर रहे हैं हम, या हम सही कर रहे हैं? मुझे लगता है आलोक जी कि हम सही ही कर रहे हैं, इसलिए कि हम अगर को मध्यस्थता करनी होगी तो कम से कम कुछ तो ऐसे भी देश होने चाहिए जो मध्य में है। मैं तो समझता हूँ कि जब हमने ये कहा तो साथ मोदी जी ये कह देते आप आके दिल्ली में मिलिए दोनों, वी ऑफर यू वेन्यू। मैंने संयुक्त राष्ट्र में भी एक तरह से बड़ी भूमिका भारत की हो सकती है। अच्छा आइए ना, हम आप दोनों जरिए आइए, रूस और यूक्रेन आइए, दिल्ली में आइए। आते नहीं आते बात और थी, लेकिन कहने की एक बात हो सकती थी। लेकिन फिर भी इसका मतलब है कि जो भारत सरकार ने, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फैसला किया है वो सही है। रूस के मैंने तटस्थ रखना अपने को, तटस्थ फिलहाल तो तटस्थ रखना पड़ेगा। हालांकि हमें पसंद आ नहीं है, युद्ध नहीं पसंद, युद्ध की बात आ नहीं रही। और कीव के ऊपर वो जो सारा अपना बोझ जो डाल रहे हैं, जैसे अमेरिका मैक्सिको के ऊपर हमला करे और सारा अमेरिकन आर्मी वहाँ भेज दे, तो वैसे ये जो कर रहे हैं वो है तो बड़ा दुखद। और उसके अलावा हमारे 3-4-5 हज़ार तो भारतीय हैं वहाँ, यानी एक तो वो विद्यार्थी के अलावा और लोग, तो उनका क्या होगा? इसलिए फिलहाल तो थोड़ा सा यही रखना पड़ेगा। लेकिन ये आपका अच्छा सुझाव है कि नरेंद्र मोदी पहल करेगा, वी आर रेडी टू, वो जैसे कहते हैं ना, हम वी आर रेडी टू मीडिएट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, हम कहें वी आर रेडी टू मीडिएट बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। अब इससे जुड़ा हुआ दूसरा मुद्दा सबसे गंभीर है, जो कश्मीर। चूंकि हम आपके परिवार का जो कश्मीर कहाँ से कहाँ था, उसको तो हम क्या कहें, मतलब जो भारत का आज भी कश्मीर है, उसमें जम्मू कश्मीर का भी 370 खत्म हो गया। वो भी बहुत समय से डिमांड थी कि भारत का पूरा अभिन्न अंग है, जम्मू को भी वो मिले। लेकिन अब कश्मीर को लेकर के क्या ऐसी नीति हो जिससे जम्मू कश्मीर का जो एक वो स्वरूप है, और वैसे तो ये कहा जाता है कि जो पाकिस्तान ने कब्जा किया वो भी हम उसको ले सके। देखिए जम्मू कश्मीर राज्य बिल्कुल ठीक है, कश्मीर नहीं है, जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर राज्य हमारे पूर्वजों ने बनाया था, ये अंग्रेजों के समय सबसे बड़ा राज्य था। जो राजा महाराजाओं के क्षेत्र जो थे, सबसे बड़ा राज्य हमारा था। 84,000 मुरब्बा मील था, जिसमें गिलगित और लद्दाख डोगरा फौज ने जो फतेह की, तो भारत की सरहदों में हमने बढ़ाया। बाकी बहुत बड़े बड़े योद्धा रहे, राणा महाराणा प्रताप रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज रहे, बहुत लड़े, लेकिन वो अपने देश के अंदर लड़े। डोगरास ही हैं जिन्होंने अपनी सरहद जो भारतवर्ष की है रूस और चीन तक पहुंचाई। तो वो रियासत 1947 से आधी तो चली गई, तो गिलगित बल्तिस्तान और ये इस तरफ पीओजे के 62 की लड़ाई के बाद ही अक्सर चीन वगैरह लद्दाख वाला एरिया ये भी गया। तो अब हमारे पास रह गया था लद्दाख, कश्मीर और जम्मू, 3 खित्ते। अब इन्होंने बड़ा ड्रास्टिक मेजर लिया, जो एक ही फड़ में उन्होंने रियासत को अब समाप्ति कर दी। एक तरीके से रियासत नहीं रही, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, डिमोट। वो तो कहा है कि अस्थायी है, मतलब ताकि उसका तो पहले जो जम्मू की डिमांड थी कि भाई परिसीमन होना चाहिए ठीक से। 370 भी अस्थायी थी। ये तो अस्थायी तो खैर कह रहे हैं कि अब जब होगा सो होगा। खैर वो बात लोगों ने पसंद नहीं की। अब जहाँ तक ये सवाल रहा, लद्दाख तो ठीक है, अच्छा हो गया। कश्मीर और जम्मू में जो लोग, इन्होंने कहा कि भाई हमारे आने से बड़ा लाभ होगा, बड़ी तरक्की होगी वगैरह, उसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं निकल रहा है। लोग कुछ समय कहते हैं कि समय चाहिए, मानता हूँ कि डेवलपमेंट ऐसे नहीं होती,
लेकिन एक ये बात हो गई है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना जी, वो प्रमुख व्यक्ति जो है सब बाहर से आ गए। वो ना भाषा आती है वहाँ की, और ना उनको वहाँ की जो सभ्यता या वहाँ की जो मूल विचार है वो भी नहीं आती। बहुत अच्छे IAS ऑफिसर्स हैं, बिहार के हैं, यूपी इत्यादि के हैं, लेकिन वो लोकल सारे ही बदल दिए। जितने डिप्टी कमिश्नर हैं सभी बाहर से हैं। लेकिन ये तो आप मानेंगे कि शेख अब्दुल्ला के समय से परिवार का, मैंने वो नहीं कि परिवार का, बल्कि उससे लगातार अब्दुल्ला परिवार या मुफ्ती भी, बल्कि कहना चाहिए कि उसके बाद 3 साल इनके साथ गवर्नमेंट में रहे, लेकिन वो सब सत्ता में रह के उन्होंने कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए वो नहीं किया, और भ्रष्टाचार इतना हुआ, शायद उसकी वजह है। मानते हैं। अब क्योंकि शेख अब्दुल्ला तो पिताजी के लिए, मतलब हरि सिंह जी के लिए, महाराज हरि सिंह जी के लिए, हम तो मेरी उन्हीं के सताए हुए मतलब थे। किताबें पढ़ी है मेरी, सब लिखा हुआ है मैंने, अपनी आत्मकथा में लिखा हुआ है। लेकिन मैं ये और बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जब ये हुआ तो कश्मीर में तो खैर बहुत विरोधात्मक विचार हुए। वो तो बहुत ही अपने आप को दुखी मानने लगे और त्रस्त मानने लगे। देखो हमको कहते थे आप तो वो है, छोटा हो गया, आप तो माथा हैं, और आप तो वो है, और माथा छोड़ के अब हम पंजाब और हरियाणा से भी डाउन हो गए, अब हम स्टेट भी नहीं रहे। और जम्मू वालों ने पहले तो बड़ी खुशियां मनाई, लेकिन अब वो भी थोड़ी बहुत इसमें देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है। तो जो सामीप्य होना चाहिए पब्लिक के साथ, देखिए आलोक जी ऐसा है, मैं तो साइयों में इसमें मैंने देखा, आप प्रशासन के माध्यम से कितना भी काम करें, लोगों का सामीप्य केवल राजनीति से ही होता है। आप तो चुनाव लड़े हैं, 4 मैं लड़ा हूँ, 5-6 चुनाव, 4-6 चुनाव लड़ा हूँ, 4 चुनाव जीता हूँ। तो जब तक MLA MP नहीं होंगे तब तक लोगों के साथ कैसे बनेगा संबंध? अब लोग कहाँ जाएं इस समय? वो ठीक, वो बिल्कुल आप, लेकिन ये जो बात है कि पाकिस्तान अधिकृत, जो एक बीजेपी जनसंघ तो यही कहता था ना, या बल्कि हमारे वैदिक जी जैसे लोग तो कहते हैं भाई जाओ उसको छीन के ले आओ सेना के बल पर। क्या कश्मीर वैसा उस तरह से लाया जा सकता है? व्यवहारिक चीज देखनी पड़ेगी। एक तरफ से तो चीन से हमला करना पड़ेगा अक्सर चीज लेने के लिए, और एक तरफ से इनको हमला करना पड़ेगा गिलगित बल्तिस्तान लेने के लिए। क्या दोनों देशों से अब हमला करना है हमने क्या इस वक्त, कि देश की तरक्की देखनी है? तो वैसे थियोरेटिकली तो ठीक है, हम कहते हैं कि भाई मेरे राज्य था, मेरे पिताजी का राज्य था, मैं भी महाराजा रहा, मेरा राज्य था। लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो वो संभावना मुझे लगती नहीं। लेकिन फिर ये बताएं कि वो जो आतंकवाद है, उसी रास्ते से ही तो सबसे ज्यादा पूरे भारत को तबाही, पाकिस्तान, अच्छा उसको चीन भी सहायता करता, बल्कि अमेरिका भी करता रहा। वो अफगानिस्तान को भी अभी हथियार छोड़ के गया है तालिबान के लिए। आतंकवाद तो अब लोकली भी बहुत बड़ा है। अब जो वहाँ से लोग इन्फिल्ट्रेट करते थे जम्मू कश्मीर में, वो तो अब कम हो गया है। अब अधिकतर स्थानीय लोग उभर रहे हैं। एक डॉक्टर साहब, इस सत्ता में आने के बाद खास करके बीजेपी, वैसे अटल जी के समय भी रही, लेकिन इन पिछले 5-7 वर्षों में हिंदुत्व, आप तो हिंदू दर्शन पर आपकी पुस्तक है मेरे पास आज भी रखी हुई है, और आप हमेशा आप उसके अधिकृत हैं। तो आज और विराट हिंदू समाज तो स्थापित, मैं गया था पटना में, जो तो बड़े जलसे हुए हम ही ने तो करवाए। तो आप ये बताएं कि कौन सा हिंदुत्व, तो शशि थरूर और राहुल गांधी का भी हिंदुत्व है? मैं वही कह रहा हूँ, आप मेरी तकरीरें सुनेंगे या आप मेरी किताबें पढ़े। मैं तो वेदांत पे चलता हूँ। वेदांत में संकुचित विचारधारा का कोई स्थान नहीं। आनो भद्रा के तो वही अंतु विश्व, जहाँ से अच्छे विचार आए हों। एकम सत विप्रहा बहुधा वदंती, सच्चाई एक है, उसे अभिव्यक्त करने के अलग अलग मार्ग हैं। ये एक विशाल दृष्टि जो वेदांत की होती है, ये मुझे लगता है हिंदू धर्म का एक बड़ा प्रमुख और महत्वपूर्ण एक। अब राजनीति में ले आया गया, राजनीति में आए, ठीक है, मैं मानता हूँ कि हिंदुइज्म को जितना देना चाहिए था उससे शायद थोड़ा कम ही दिया गया, क्योंकि जवाहरलाल जी तो मेरे तो गुरु रहे, लेकिन वो एग्नोस्टिक थे, वो प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं थे। और जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन वगैरह थे, उन सब ने हिंदू का जो किया हो सबको डाउन करते रहे, और उनको तो वो अब इम्बैलेंस हो गया था, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन अब दूसरी ओर भी नहीं हमने इम्बैलेंस करना। जो हमने बात करनी चाहिए बढ़िया ढंग की करनी है। देखिए, मैं तो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट से आता हूँ। बचपन में हम जहाँ अपने मंदिरों में जाते थे, चिराले शरीफ में भी जाते थे, हम जहाँ खीर भवानी जाते थे, वहाँ मखदूम साहब में भी जाते थे। हम तो पले हैं इस सूफी ट्रेडिशन में। दुर्भाग्य से कश्मीर में इस सूफी ट्रेडिशन को ख़त्म करने की कोशिश की ये जो आतंकवादी या अतिवादी है। तो हमें इसमें बड़ा सोच समझ के चलना चाहिए। बड़ी करोड़ों की आबादी है मुसलमानों की इस देश में। तो ठीक है, जो कहीं ज्यादती हो रही हो या कुछ जो उनके गलत काम हो तो उनको दबाना चाहिए, लेकिन ये हम चल के लें कि सारे के सारे ये जो हमारे विरुद्ध है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, लेकिन ये दूसरी बात कहते हैं। संघ के कई नेता, मैंने भागवत भी और उसके पहले भी रज्जू भैया थे, प्रोफेसर राजन सिंह, वो तो कहते थे कि हम तो सभी को 3% को छोड़ के जो यहाँ पैदा हुआ वो सब हिंदू ही है। आप इस दृष्टि को, क्योंकि जम्मू कश्मीर अपना उदाहरण हो सकता है कि जो कुछ थे वो सब डोगरा, पहले तो सभी हिंदू थे। बाहर से तो ईरान से या तुर्क से तो कुछ लोग थोड़े से आए हैं, लेकिन उसका कोई खास महत्व नहीं है। कोई वैसे अल्लामा इकबाल सफरू से कहते थे अपने आप को, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, लेकिन दैट डजंट प्रूव एनीथिंग। उससे आप नहीं कह सकते कि आप हिंदू, या तो उनके साथ व्यवहार करो फिर ऐसा हिंदुओं की तरह, वो भी नहीं करते। सरकार को वैसा करना चाहिए ना, वही सरकार का दायित्व है। हाँ, है तो सही। ये हम सबको लेके चलना चाहिए। मेरा कहना ये है कि सबको लेके चलना चाहिए यथासंभव, क्योंकि भारतवर्ष एक बहुधर्मी, बहु विचारधाराओं को, बहु संस्कृति का देश है। इसमें आप एकीकरण नहीं कर सकते। इसमें आप देखिए, तमिलनाडु में उनकी भाषा भी अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, मणिपुर में अलग है, कश्मीर में अलग है, गुजरात। तो इतना विशाल देश है, एक एक राज्य हमारा जो है वो यूरोप के एक देश के मुकाबले में बराबर है। इसलिए इन सबको चलाना बड़े सोच समझ के करना चाहिए। ये आपने ठीक कहा कि जिस तरह का ये है, इसमें क्या देश में प्रधानमंत्री चूंकि बड़ा शक्तिशाली, तो नेहरू भी थे, अपनी मर्जी से करते थे, इंदिरा गांधी करती थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, और बीच में जो जिस तरह का एक गतिरोध संसद में, चूंकि आप तो वर्षों तक संसद में भी रहे, गतिरोध पैदा होता है। तो राष्ट्रपति, चूंकि अब राष्ट्रपति का चुनाव फिर आने वाला है, और लोग फिर से कहते हैं, डॉक्टर करण सिंह, पिछली बार भी हमें याद है कि 10-15 वर्ष पहले भी बात होती थी कि राष्ट्रपति हो। वो तो 2007 की बात है, पुरानी बात होगी। मेरा यह कहना है कि क्या राष्ट्रपति की भूमिका और प्रधानमंत्री की भूमिका और एक लोकतंत्र को मजबूत करने की आपकी दृष्टि क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री तो मजबूत है ही है और बड़े प्रभावशाली वक्ता है, और बहुत सारे कार्यक्रम अच्छे भी हैं, जैसे स्वच्छ भारत है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, या जो देखते जो अनेक कार्यक्रम उन्होंने शुरू किए हैं, आयुष्मान भारत है, आयुष्मान भारत है, स्वस्थ भारत इत्यादि। योग, जो विश्व में योग फैलाया गया, वर्ल्ड डे ऑफ योगा जो हुआ, ये कुछ उपलब्धियां हैं उनकी, कुछ शक नहीं। लेकिन ये है कि ये इसमें राष्ट्रपति का तो क्या बताएं, अलग अलग राष्ट्रपति हुए। जैसे महान राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद रहे, डॉक्टर राधाकृष्णन रहे, जो वे हमारे गुरु थे। जैसे जवाहरलाल जी हमारे राजनीतिक गुरु थे, ये हमारे बौद्धिक गुरु थे राधाकृष्णन, और डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे। तो बड़े बड़े विद्वान लोग रहे। लोकतंत्र में जो भूमिका है, कई बार ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ या तो वैसा ही प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो जाए, या लोकतंत्र में ऐसा नहीं है कि वो उसके पास अधिकार तो है, वो तो जेल सिंह तो डिसमिस करने को तैयार थे राजीव गांधी। अधिकार थियोरेटिकल अधिकार है कि वास्तविकता में उनके अधिकार बहुत सीमित है। वही जब चुनाव के बाद सरकार कौन सी बनेगी, किसको बुलाना चाहिए, वो उस समय केवल उनका अधिकार चलता। अब आजकल चर्चा है कि भाई बीच में चूंकि गुलाम नबी आजाद का रुख देख करके कि वो उपराष्ट्रपति हो जाए, तो जम्मू कश्मीर से कोई हुआ नहीं है। तो ये सही है, जम्मू कश्मीर से न राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति भी कोई नहीं हुआ। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? गुलाम नबी मेरे बड़े पुराने साथी रहे, मेरे आपने तो बनवाया उनको, शुरू किया, तो अगर वो उपराष्ट्रपति बन जाए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। नहीं, हम कह रहे राष्ट्रपति पद पर ऐसा व्यक्ति कश्मीर का हो, ये लोग जो कल्पना करते हैं। अब राष्ट्रपति पद तो आप खुद ही समझिए, आप जैसे व्यक्ति क्यों नहीं हो सकते? कोई उम्र बाधा होती है? वैसे महातीर मोहम्मद तो 92 वर्ष में
प्रधानमंत्री बने थे मलेशिया में। नहीं, लेकिन वो आलोक जी वो 2007 की बात हो गई, अभी व्यवहारिक बात नहीं बनती। लेकिन लोकतंत्र में, चलिए आप उस पर चूंकि ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, स्वाभाविक है, लेकिन ये जो परिवेश हो गया, हंगामा, तोड़फोड़, बहुत दुर्भाग्य इसका और अपराधियों का भी संसद या विधानसभा में आना, आपको क्या उपाय लगता है? क्योंकि आप तो चुनाव लड़े, आप तो अटल जी के खिलाफ भी चुनाव लड़े, जम्मू कश्मीर में तो लड़ते ही रहे मतलब हिसाब से, उस दृष्टि से क्या उपाय है? मतलब पहले से बढ़ रहा है रूप ये। उपाय ये है कि इलेक्शन कमीशन को और कड़ा होना पड़ेगा, कोई ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे कि जो लोग क्रिमिनल वाकई जिसके केसेस हैं वो उनको वर्जित किया जाए, कुछ बदलना पड़ेगा कुछ, क्योंकि जिस तरीके से ढंग चल रहा है, आप ठीक कह रहे हैं, अगर क्रिमिनल्स बढ़ते जाएं हमारे लेजिस्लेचर्स में तो क्या असर होगा देश का? तो संसद में पास हो सकता है। चुनाव आयोग तो कहता है जिनको चार्जशीट हो गई वो सिफारिश की हुई है, जो तो उसके बारे में सोचना चाहिए गंभीरता से। इसमें वो बनाए, कम से कम चार्जशीट वाला तो हट जाए, वो बनाए अपना, वो सिलेक्ट कमेटी बनाए दोनों हाउसेस की, इसके बाद गंभीर से सोचा जाए। देखिए जल्दबाजी में कोई चीज़ करना ठीक नहीं है। अब जैसे ये फार्म लॉज थे, अगर ये सिलेक्ट कमेटी को जाते तो वहाँ से निकलते तो कोई ऐसी बात नहीं होनी थी। वो ऑर्डिनेंस करके एकदम लग गए तो वो उससे जो विचारधारा सिलेक्ट कमेटी कर सकती है, मेरा अनुभव है कि काम जो होता है पार्लियामेंट में सिलेक्ट कमेटीज में होता है। लेकिन आप किस रूप में देखते हैं भारत को भविष्य, चूंकि हम कहते हैं कि ये कल, आज और कल जो हमारे कार्यक्रम का भी नाम है, आप कितना आशावादी है, विश्वास कैसे? क्योंकि अब एक तरह से जो आपने बनाया 75 साल में, कहना चाहिए भारत सबने, जिसको आज वो आगे आने वाले शताब्दी में ऐसा है कि कभी कभी हम सुपर पावर हो रहे हैं। अगर आप एक दृष्टि से देखें तो निराशा होती है, लेकिन अगर आप देखें युवा पीढ़ी को, युवा पीढ़ी में आलोक जी इतनी ऊर्जा है आजकल और इतनी क्षमता है कार्य करने की, तो नई पीढ़ी जो उभर रही है, मुझे लगता है कि उसमें उसी में आशा है हमारी। हमने तो अपनी ओर से जो करना तो किया, लेकिन भारतवर्ष में कुछ है। अल्लामा इकबाल कहता है, यूनान मिस्र रूमी सब मिट गए जहाँ से, बाकी है लेकिन नामो निशान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़ुआफ़ा। उन्होंने किसी और संदर्भ में कहा, लेकिन भारतवर्ष को ये बात है, सदियों क्या क्या हमने झेलना पड़ा भारतवर्ष को पिछले 1000 वर्ष में, लेकिन अब भी डटा हुआ है और डटा रहेगा। अब सुपर पावर की परिभाषा क्या है वो दूसरी बात है, हमें अपने सुदृढ़ करना चाहिए और गरीबी दूर करनी। जब तक हमारे देश में लोग, करोड़ों ऐसे व्यक्ति हैं जिनको एक बार रोटी पूरी नहीं मिलती, जो सर्दी में ठिठुरते हैं, जो गर्मी में तरसते हैं, जो बरसात में भीगते हैं, जब तक करोड़ों ऐसे लोग हैं, कब तक हम कैसे हम अपने आप को ग्रेट पावर कह सकते हैं? ये तो खैर भारत की संस्कृति और भारत की राजनीति पर आपका अधिकार है। तो अंत में मैं आपसे, चूंकि आपका एक सबसे बड़ा गुण है संस्कृति के साथ संगीत का, कुछ 2 पंक्तियां आप हमारे, चूंकि करोड़ों आपको चाहने वाले नई पीढ़ी को पता हो कि संगीत की साधना बचपन से करने वाले 90 वर्ष के डॉक्टर कर्ण सिंह आज भी संगीत की साधना करते हैं। संगीत की साधना जो आपके कुछ 2 पंक्तियां जो आपको प्रिय हो, डोगरी में हो, हिंदी में हो, संस्कृत में हो, बोलूं कुछ? जी, जो चाहें आप। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम, तेजोमयम सगुण निर्गुणम अद्वितीयम आनंदकंदम अपराजितम अप्रमेयम, नागात्मकम सकल निष्कलमात्म रूपम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ। इसका हिंदी दर्शकों के लिए जरूर बताएं। नहीं, हिंदी समझ जाएंगे। ये वाराणसी उसका अर्थ विश्वनाथ जी का है कि कैसे वो वहाँ है और क्या क्या उनका रूप है, वो समझ जाएंगे। काशी विश्वनाथ, चूंकि आप शिव भक्त हैं, चलिए तो बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं। बस आपकी। इस डॉक्टर कर्ण सिंह जो है वो आशावादी हैं, खास करके नई पीढ़ी को लेकर। भारत महाशक्ति कहें न कहें, लेकिन भारत का भविष्य उज्जवल है। राजनीति देखी है, भारतीय राजनीति देखी है, विश्व राजनीति देखी है। ऐसे डॉक्टर कर्ण सिंह, उनके विचारों से आपको भी उसका लाभ मिले और आप इस कार्यक्रम के बारे में जो अपनी राय हो अवश्य भेजें इंडिया न्यूज़ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। बड़ा अच्छा लगा।